Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, as you know we are studying the third lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस लेसन का, इस बुक का थर्ड लेसन विच इज जो कि है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक. एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. हमारी जो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में स्टडी थी इस लेसन में वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द प्लास्टिक्स, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लास्टिक्स के बारे में. वी हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. वी हैव आल्सो we have known about the examples of thermoplastic and thermosetting plastics, and then we have started the characteristics of the plastic. और उसके बाद हम लोगों ने स्टडी शुरू की थी प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके गुणों के बारे में. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम बहुत सारी जो फूड आइटम्स है वो भी इसमें स्टोर कर पाते हैं. सेकंड, जो प्लास्टिक का जो प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी प्लास्टिक इज लाइट. प्लास्टिक हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, एंड ड्यूरेबल और चलाऊ होता है. इट वॉज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक. एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक वॉज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स. प्लास्टिक जो होते हैं वो हीन चालक होते हैं, कमजोर चालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के. इसीलिए न तो प्लास्टिक में से हीट पास होती है न ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इस कारण से ये काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं. इसी प्रॉपर्टी के कारण कई सारी चीज़ें, कई सारे ऑब्जेक्ट्स इनसे बनाए जाते हैं. और उसके बाद लास्ट में, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिड यू नो, क्या आप जानते थे, और इसमें हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे प्लास्टिक के बारे में. देयर वॉज ए फैक्ट विच इज स्किप्ड यस्टरडे. ये एक फैक्ट जो था वो छूट गया था हमसे, ये एक फैक्ट भी इसी के साथ में है. 3 फैक्ट्स आर गिवन हियर एंड 1 फैक्ट इज हियर. यहाँ पर एक फैक्ट रह गया था. So let's start the today's study with this fact about the plastic. तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी इस फैक्ट के साथ, प्लास्टिक से जुड़े हुए इस फैक्ट के साथ. द फैक्ट जो है वो क्या है? फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, अग्निरोधी प्लास्टिक. हिंदी में अगर अपन इसको कहें फायर प्रूफ, जैसे वाटर प्रूफ का नाम सुना होगा आपने, जिसमें वाटर अंदर नहीं जाता है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें वाटर अंदर नहीं जा सकता, पानी नहीं जा सकता जिसमें, वो वाटर प्रूफ कहलाती है. इसी तरह फायर प्रूफ यानी जिसको आग प्रभावित नहीं कर सकती, आग जिसको जला नहीं सकती, ऐसी कोई चीज अगर है तो वो फायर प्रूफ कहलाती है. तो फायर प्रूफ भी प्लास्टिक होता है, ये यहाँ पर बताया गया है. आल्दो यानी हालांकि सिंथेटिक फाइबर यानी संश्लेषित जो रेशे हैं कैचेज फायर इजीली, पकड़ते हैं आग आसानी से. तो ये बात तो हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं सिंथेटिक फाइबर में, कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो इजीली फायर को कैच करते हैं, पकड़ते हैं. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो, ये जानना इंटरेस्टिंग है, दैट कि द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन कौन होते हैं? जो आग बुझाने वाली गाड़ी के साथ कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, वो फायरमैन कहलाते हैं. तो वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है हैव कोटिंग, उस पर एक कोटिंग होती है, उस पर एक परत चढ़ी हुई होती है ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक. मेलामाइन प्लास्टिक की उस पर परत चढ़ी होती है. तो अभी तक तो हमने यही जाना था कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो इजीली फायर को कैच करते हैं, प्लास्टिक जो होती है वो भी इजीली फायर को कैच करती है. लेकिन एक स्पेशल प्लास्टिक होती है जिसका नाम है मेलामाइन. और मेलामाइन प्लास्टिक हमने पढ़ा है अभी
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये एग्जाम्पल है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी जो कोटिंग है वो टाइलों पर भी आती है। और यहाँ बताया गया है कि फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है उस पे भी मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। उनको बनाने के लिए, उन कपड़ों को बनाने के लिए फ्लेम रेजिस्टेंस यानी फ्लेम का मतलब होता है लपट, आग की लपट, रेजिस्टेंट यानी सुरक्षा देने वाली या विरोध करने वाली, प्रतिरोधी कह सकते हैं। तो अग्नि प्रतिरोधी या आग की लपट का प्रतिरोधी बनाने के लिए उनकी यूनिफॉर्म पे ये मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, जिससे उनके जो कपड़े हैं वो फायर रेजिस्टेंट बन जाते हैं या फ्लेम रेजिस्टेंट बन जाते हैं, यानी आग के प्रतिरोधी बन जाते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स प्लास्टिक के बारे में कि किस तरह से प्लास्टिक के कई जो यूजेज हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला जो पॉइंट अपना है वो है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट। अभी तक हमने जो प्लास्टिक के बारे में पढ़ा है वो सब एडवांटेज ही एडवांटेज पढ़े हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे पढ़े हैं कि प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होता है, वो इजी टू मेंटेन होता है, वो लाइट वेट होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, यानी ये सब उसकी खासियतें हैं, ये सब उसके बेनिफिट्स है, उसके एडवांटेजेज हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का और जिसके कारण से इसको यूज़ करना अच्छा नहीं माना जाता है वो है इसका एनवायरनमेंट के प्रति गलत जो इसका एटीट्यूड है या गलत इसकी रिएक्शन है। एनवायरनमेंट के लिए इसका जो रिएक्शन है वो अच्छा नहीं है, पर्यावरण के लिए ये अच्छा नहीं होता है प्लास्टिक, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि ये कोरेशन नहीं होता है इसका, यानी ये धीरे धीरे ख़त्म नहीं होता है। और ये ख़त्म नहीं होता है तो ये कचरा बढ़ाता रहता है, इस धरती पर ये कचरा बढ़ाता रहता है और जहाँ आप देखोगे वहाँ प्लास्टिक की चीज़ों का कचरा आपको दिख जाएगा और ये पॉल्यूशन पैदा करता है। तो आइए पढ़ते हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक और पर्यावरण। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स, हम सामान्यतया प्राप्त करते हैं चीज़ें रैप्ड यानी लपेटी हुई, इन प्लास्टिक यानी प्लास्टिक में। सामान्यतया चीज़ें जो होती है वो प्लास्टिक में रैप्ड होती है यानी लपेटी हुई होती है और पैक्ड या फिर पैक्ड होती है इन पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन की थैलियों में या फिर वो पैक होती है। दैट इज़ वन रीज़न, ये वो एक कारण है, रीज़न है वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग accumulated, ये वो कारण है। दैट इज वन रीजन, ये एक कारण है। वाई यानी क्यों, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का जो वेस्ट यानी कचरा होता है, कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा हो जाता है। ये एक कारण है कि हम जब भी बाजार में जाते हैं कोई चीज़ लेने, तो वहाँ पर जो चीज़ें हमें मिलती है वो या तो रैप्ड होती है प्लास्टिक में या फिर पॉलीथीन बैग में हमें दी जाती है। और इसी कारण से जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है, जो कचरा है, वो एक्यूमुलेट होने लगता है, वो इकट्ठा होने लगता है इन आवर होम्स, हमारे घरों में। अल्टीमेटली, अंतिम रूप से प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे, प्लास्टिक अपना रास्ता ढूंढता है टू द गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज, और अंत में जो प्लास्टिक है वो अपना रास्ता गार्बेज यानी कचरे में ये ढूंढता है, यानी अंत में इसका जो रास्ता, अंत में ये कहाँ जाता है, अंत में जो इसका रास्ता जा कर के अंत में ख़त्म होता है वो होता है गार्बेज के रूप में, कचरे के रूप में ये इसका जो रास्ता है वो ख़त्म होता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है यानी निस्तारण, डिस्पोजल यानी किसी चीज़ को ठिकाने लगाना, जहाँ उसका वास्तविक स्थान है वहाँ उसको ले जाके डालना, ये डिस्पोजल कहलाता है। तो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है, उसका जो निस्तारण है, इज ए मेजर प्रॉब्लम, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वाई यानी क्यों,
प्लास्टिक का डिस्पोजल एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है? ए मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज्ड, एक ऐसा मटेरियल यानी एक ऐसा पदार्थ विच गेट्स डीकम्पोज्ड, जो हो जाता है डीकम्पोज यानी अपघटित। अब डीकम्पोज होना का मतलब ये है कि देखिए ये शब्द बना है कंपोजिशन से। कंपोजिशन यानी कोई चीज किन किन चीजों से मिलके बनी है, वो उसकी संरचना या उसका कंपोजिशन कहलाता है। अगर वो वापस अन्य चीजों में अलग अलग हो जाए, जिन चीजों से वो मिलके बनी है उन्हीं में वापस अलग अलग हो जाए वो चीज, या कोई और दूसरी चीजों में वो बट करके खत्म हो जाए, अनेक जो उसके कंपोजिट हैं, जो उसके अवयव हैं जिनसे वो बनी है, वो अलग अलग हो जाए और वो खत्म हो जाए चीज, उसको बोलते हैं डीकम्पोज होना। तो ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ विच गेट्स डीकम्पोज्ड, जो हो जाता है डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेज, प्राकृतिक तरीके से, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन से। तो हमने पढ़ा है इसके बारे में बैक्टीरिया वाले लेसन में कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं, ये हमने पढ़ा है। और वो क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट होता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो जैविक कचरा होता है, चाहे प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, उसको बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो डीकम्पोज कर देते हैं। उसको अनेक प्रकार के अन्य जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कन्वर्ट करके और उसको साफ कर देते हैं उस चीज को। तो बैक्टीरिया के एक्शन के कारण से जब कोई चीज नेचुरल प्रोसेस के से यानी प्राकृतिक तरीके से वो डीकम्पोज अगर हो जाती है, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, उसको वो कहलाती है बायोडिग्रेडेबल। यानी ऐसी चीजें जो अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से खत्म हो जाती है, वो चीजें बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। देखिए कोई भी जो जैविक चीजें होती है, जैविक यानी जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जैसे आप इमेजिन करें कि कोई प्लांट है, उसकी ब्रांच टूट के गिर गई, उसकी लीव्स गिर जाती है, नीचे पत्तियां गिर जाती है, या कोई जानवर है वो मर गया, लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। धीरे धीरे वो डीकम्पोज होती जाती है चीजें और एक दिन वो बिल्कुल गायब हो जाती है वहां से। तो ये होता है, ऐसी जो चीजें होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है, जो नेचुरल तरीके से डीकम्पोज हो जाती है। ए मटेरियल, और ऐसा एक मटेरियल, ऐसा एक पदार्थ विच इज नॉट इजीली डीकम्पोज्ड, जो इजीली डीकम्पोज नहीं होता है बाय नेचुरल प्रोसेसेज, प्राकृतिक तरीकों से, इज टर्म्ड, उसको नाम दिया गया है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो एक तो वो चीजें हो गई जो बायोडिग्रेडेबल होती है, जो आसानी से नेचुरल तरीके से डीकम्पोज हो जाती है। दूसरी वो चीजें होती है जो इजीली, नेचुरल तरीके से इजीली डीकम्पोज नहीं होती है, वो कहलाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बस इसके आगे नॉन लगा हुआ है। लुक एट द टेबल 3.3, एक टेबल यहाँ पर दी गई है, टेबल 3.3, इसको देखें। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें कुछ कॉलम है। फर्स्ट जो कॉलम है इसका टाइप ऑफ वेस्ट, कचरे का टाइप बताया गया है, किस टाइप का कचरा है। सेकंड कॉलम में है अप्रोक्सीमेट टाइम, लगभग समय, टेकन टू डीजेनरेट, डीजेनरेट या अपघटित होना इसको कह सकते हैं। अपघटित होने में लिया गया लगभग समय, कि कितना समय उसको लगभग लगता है अपघटित होने में, खत्म होने में। तो यहाँ पर कचरे का नाम दिया गया है, किस टाइप का कचरा है, उसको कितना टाइम लगता है, लगभग अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लेता है वो डीजेनरेट होने में यानी खत्म होने में। और तीसरे कॉलम में है नेचर ऑफ मटेरियल, कि ये जो मटेरियल जिसकी बात हो रही है वो किस नेचर का है, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा या नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। तो सबसे पहला जो कचरा दिया हुआ है यहाँ पर, वेस्ट दिया हुआ है, वो है पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियों और फलों के पील्स यानी छिलके। लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, लेफ्ट ओवर यानी छोड़ दिया गया या बचा हुआ, जूठा जो होता है भोजन, फूड स्टफ यानी खाने की चीजें, छोड़ दी गई खाने की चीजें, और फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं एटसेट्रा यानी आदि।
ये कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लेते हैं डीजनरेट होने में? 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह में ये डीजनरेट हो जाते हैं। और ये किस टाइप के कहलाएंगे? बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से डीकम्पोज या फिर डीजनरेट हो रहे हैं 1 to 2 वीक्स में। सेकंड एक जो वेस्ट लिया है, कचरा लिया है, वो है पेपर यानी कागज़। ये 10 to 30 डेज में डीजनरेट हो जाता है और इसकी नेचर है बायोडिग्रेडेबल। थर्ड लिया है कॉटन क्लॉथ यानी सूती कपड़ा। ये 2 से लेके 5 मंथ्स में डीजनरेट हो जाता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड यानी लकड़ी, ये 10 to 15 ईयर्स में डीजनरेट हो जाती है और ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वूलन क्लॉथ्स यानी ऊन के जो कपड़े होते हैं वो अबाउट ए ईयर, 1 साल में डीजनरेट हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल है ये भी। अब आती है अगला टिन, यानी कि जो टिन होता है जिससे पीपे वगैरह बनते हैं, पीपा देखा होगा आपने, वो टिन होता है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन्स, जो दूसरी जो धातु की बनी हुई जो कैन यानी डिब्बे आते हैं धातु के बने हुए, एल्यूमिनियम के, लोहे के, टिन के, इन सब के जो मेटल के जो कैन्स आते हैं ये भी बायोडिग्रेडेबल, ये भी हालांकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इनको काफ़ी समय लगता है ख़त्म होने में, लेकिन हो जाते हैं। 100 to 500 ईयर्स लगते हैं इनको, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में है, यानी काफ़ी लंबा समय लेते हैं ये, 100 से 500 साल में ये ख़त्म होती हैं ये चीज़ें। और लास्ट में आता है प्लास्टिक बैग, जिसकी बात अपन अभी चल रही है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसको सेवरल ईयर्स, कई वर्ष लगते हैं, इससे भी ज़्यादा वर्ष लगते हैं इसको डीजनरेट या डीकम्पोज होने में, और ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो यहाँ बताया गया है इस टेबल में कि कौन सी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो एक तो मेटल्स और एक प्लास्टिक जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखा गया है, बाकी सब बायोडिग्रेडेबल में हैं। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज, आइए चलते हैं अगले पेज पर। सिंस यानी चूंकि प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स, प्लास्टिक लेता है कई वर्ष टू डीकम्पोज होने में यानी अपघटित होने में, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। चूंकि ये कई साल लेता है डीकम्पोज होने में, इसलिए ये पर्यावरण का दोस्त नहीं है, पर्यावरण मित्र नहीं है ये प्लास्टिक, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता है, ये डीकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा वर्ष लेता है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये पैदा करता है पर्यावरण का प्रदूषण। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस के साथ में, यानी जब अपन इसको जलाते हैं, अगर प्लास्टिक को बर्न किया जाए तो इसके बर्निंग प्रोसेस के साथ में इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो। यहाँ पर जो बिसाइड्स लिखा है इसका मतलब है साथ ही। देखिए, एक तो इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये पैदा करता है एनवायरमेंट का पॉल्यूशन यानी पर्यावरण का प्रदूषण। बिसाइड्स यानी साथ ही और क्या करता है ये, द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल, जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं यानी जो मानव निर्मित पदार्थ होते हैं, जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं, जो इंसान के द्वारा बनाए हुए होते हैं, चाहे अपन सिंथेटिक फाइबर ले लो चाहे प्लास्टिक ले लो, तो जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उनमें जो बर्निंग प्रोसेस होता है यानी जलाने का जो क्रिया होती है उनमें इज क्वाइट स्लो, ये काफ़ी स्लो होती है, धीमी होती है। एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इजीली, और ये कम्प्लीटली बर्नड इजीली नहीं होते हैं, यानी पूर्णतया इजीली नहीं जलते हैं, इनमें स्लो होती है जो बर्निंग प्रोसेस होती है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में यानी बर्निंग प्रोसेस की बात चल रही है अभी। एक तो बर्निंग प्रोसेस स्लो होती है इनमें, एक तो बर्निंग प्रोसेस जो है वो धीमी होती है, और ये इजीली कंप्लीट बर्न नहीं होते हैं, पूर्णतया जो जलने की बात है वो इजीली नहीं हो पाते हैं ये। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फर्म्स, ये पैदा करती है
बहुत सारे जहरीली गैसें ये पैदा करती हैं इन द प्रोसेस में। ये जलाने का जो प्रोसेस होता है, बर्निंग जो प्रोसेस होता है, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में इट रिलीजेज ये पैदा करती हैं लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स। ये बहुत ही जहरीली फ्यूम्स यानी गैसें रिलीज करती है। प्लास्टिक या ये जो किन की बात चल रही है, सिंथेटिक जो मटेरियल होते हैं, जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं, जिसमें प्लास्टिक भी आ गया, जिसमें सिंथेटिक फाइबर भी आ गए। ये एक तो स्लो बर्निंग होती है इनकी, और साथ में ये रिलीज करते हैं, जब इनको जलाया जाता है तो ये निकालते हैं लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स यानी बहुत सारी जहरीली गैसें इनटू द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में, कॉजिंग द एयर पॉल्यूशन, और पैदा करते हैं एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो लेट्स अबाउट दिस, तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हैव यू ईवर सीन, क्या आपने कभी देखा है, एक गार्बेज डंप, एक कचरे का ढेर, वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, जहां पर एनिमल्स यानी जानवर गार्बेज यानी कचरा, आर ईटिंग यानी खा रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कचरे का ढेर लगा रहता है और वहां जानवर उसको खा रहे होते हैं, तो ऐसा आपने देखा होगा। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड ईटिंग के प्रोसेस में, यानी फूड भोजन के खाने की इस क्रिया में, वेस्ट द फूड वेस्ट, ये भोजन का जो वेस्ट होता है, जो भोजन का जो कचरा होता है, उसको खाने की क्रिया में दे स्वेलो, वे निगल जाते हैं, मटेरियल्स यानी पदार्थ, लाइक पॉलीथीन बैग्स, जैसे कि पॉलीथीन की थैलियां, एंड रैपर्स ऑफ फूड, और भोजन के रैपर्स, यानी रैपर्स आप जानते होंगे जिनमें खाने पीने की चीजें पैक होके आती है, जैसे चिप्स है, कुरकुरे है, ये जो पैकिंग के ऊपर उनकी थैलियां आती है वो रैपर्स कहलाती है। टॉफी भी जिसमें लिपट करके आती है वो भी रैपर होता है। तो ये क्या, जब वहां पर कोई जानवर जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, कहीं पर अगर गार्बेज का डंप लगा हुआ है, कचरे का ढेर है, तो वहां पर वो बचा हुआ उसमें कुछ खाने की चीजें होती है, वो खाते हैं। लेकिन खाने की चीजों के साथ साथ दे स्वेलो यानी निगल जाते हैं, खाने पीने की चीजों के साथ वो निगल जाते हैं मटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, कुछ दूसरी चीजें भी वो निगल जाते हैं खाने पीने के साथ में, लाइक पॉलीथीन बैग्स, जैसे पॉलीथीन की थैलियां, एंड रैपर्स ऑफ फूड, और भोजन के रैपर्स। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, द कॉन्सिक्वेंसेज, आप क्या कॉन्सिक्वेंसेज की कल्पना कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, क्या आप परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। तो शायद आपने सुना होगा कि गाय वगैरह जो होती है वो थैलियां खा लेती है, क्योंकि लोग थैलियों में लपेट करके चीज़ों को फेंक देते हैं, खाने की चीज़ों को, तो वो उस खाने की चीज़ को खाने के चक्कर में वो थैली भी खा जाती है, और गायों के पेट में थैलियां इकट्ठी हो जाती है, और उसके कारण से कभी वो बाद में उसकी मौत भी हो जाती है। बहुत थैलियां इकट्ठी हो जाती है उनके पेट में, कई बार ऑपरेशन करके निकालते हैं तो बहुत सारी थैलियां निकलती हैं उनके पेट में से। तो इसका कॉन्सिक्वेंस यानी उसके परिणाम क्या आप जानते हैं। द प्लास्टिक मटेरियल, जो प्लास्टिक का जो सामान होता है, चॉक्स यानी वो बंद कर देता है, जाम कर देता है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को, सांस लेने का जो सिस्टम होता है बॉडी में, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसको चॉक कर देता है ये प्लास्टिक मटेरियल ऑफ दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स का जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको प्लास्टिक मटेरियल जो है वो चॉक कर देता है, और फॉर्म्स ए लाइनिंग, या फिर एक लाइन बनाता है इन देयर स्टोमक्स, उनकी पेट में, एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ, और उनके उनकी डेथ का कारण बनता है। या तो उसकी सांस की जो नली है उसमें अटक जाएगी तो वैसे वो सांस नहीं ले पाएगा एनिमल, और नहीं तो उसके पेट में जाके लाइन बना लेती है वो थैलियां, और उसकी मृत्यु का कारण बनती है, कॉज ऑफ डेथ बनती है। द पॉलीबैग्स, जो ये पॉलीबैग्स होते हैं, जो पॉलीथीन की थैलियां होती है, केयरलेसली थ्रोन, ये लापरवाही पूर्वक फेंक दी जाती है, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ,
आर रेस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होती है, ये जो इधर उधर फेंकी हुई पॉली बैग्स होती है ये रेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स, क्लॉगिंग यानी जाम करना, जाम करने के, द ड्रेन्स यानी नालियों को क्लॉगिंग, ड्रेन्स को क्लॉगिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है ये प्लास्टिक की थैलियां। टू यानी भी, समटाइम्स कई बार, वी आर वेरी केयरलेस, हम होते हैं बहुत ज़्यादा लापरवाह, एंड थ्रो और फेंक देते हैं, द रैपर्स यानी जिसमें चीज़ें लिपटी हुई आती है वो रैपर्स कहलाते हैं, हम फेंक देते हैं रैपर्स ऑफ चिप्स के रेपर्स, बिस्किट के रेपर, एंड अदर ईटेबल्स और दूसरे खाने पीने की चीज़ों के रेपर्स हम फेंक देते हैं ऑन द रोड के ऊपर, और इन पार्क्स या पार्कों में, और पिकनिक प्लेसेज या पिकनिक के स्थानों पर। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस, क्या हमें दोबारा नहीं सोचना चाहिए, बिफोर डूइंग सो, ऐसा करने से पहले। क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम कोई चीज़ कहाँ फेंक रहे हैं, कोई प्लास्टिक की थैली कहाँ फेंक रहे हैं, हम कोई रैपर कहाँ फेंक रहे हैं, क्या हमें ट्वाइस यानी दोबारा नहीं सोचना चाहिए ऐसा करने से पहले। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, व्हाट मेजर्स, क्या उपाय, डू यू सजेस्ट, आप सजेस्ट करते हैं, आप क्या उपाय सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट यानी सुझाव देते हैं किन उपायों का, टू कीप पब्लिक प्लेसेज क्लीन, पब्लिक प्लेसेज यानी सार्वजनिक स्थानों को क्लीन रखने के लिए, एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक से फ्री रखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ टुडेज वीडियो इज ओवर, आज का जो वो टाइम है वीडियो का वो ओवर हो गया है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो नाउ, और अब हमें ये वीडियो फिनिश करना होगा। वी विल कंप्लीट द लेसन टुमारो, कल हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज ओनली दिस वन कॉलम इज रिमेनिंग, केवल एक ही कॉलम ये बचा है इस लेसन में, एंड देन देर आर व्हाट यू हैव लर्न पॉइंट्स, और उसके बाद आ जाएंगे व्हाट यू हैव लर्न पॉइंट्स, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। सो इट विल बी कंप्लीटेड टुमारो, ये कंप्लीट हो जाएगा अपना कल। और आज मैं कुछ एक आपको दे देता हूँ, कुछ लर्न करने के लिए और कुछ नोट करने के लिए। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की जो डेफिनेशन है वो आपको नोट करनी है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक इस पैराग्राफ को नोट करते हैं तो इसमें दोनों जो डेफिनेशंस है वो इंक्लूड हो जाएगी। यू हैव टू नोट डाउन दिस पैराग्राफ इन योर नोटबुक्स एंड आल्सो लर्न इट, और आपको ये लर्न भी करना है कि व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो ये आपको लर्न करना है और उसको नोट भी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो, सी यू एंड बाय।